बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं प्रोविडेंट ग्रेच्युटी और सुपर एनुएशन फंड का। ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन पहले आपने ये नाम जो पढ़े थे या सीखे थे, उसके लिए सीखे थे जो ये इसको रिसीव कर रहा था, मतलब एम्प्लॉय के लिए। आज हम ये पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर क्या करेगा? इन तमाम चीजों की पेमेंट्स करेगा ना बेटा। यस और नो? रिस्पॉन्स है। तो जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम बनने का मसला था, और जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस बनने का मसला है। तो अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है या वो प्रोविडेंट फंड की पेमेंट करता है, अगर एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन करता है या वो ग्रेच्युटी की पेमेंट करता है, अगर एम्प्लॉयर सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है या वो उसकी पेमेंट करता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या वो अमाउंट्स बतौर एक्सपेंस उसको अलाउ किए जाएंगे? अब आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, इन सब में दो फेजेस हैं। एक ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन जा रहा होता है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा होता है, और एक आफ्टर रिटायरमेंट ये अमाउंट पे कर दिए जाते हैं। तो दो पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, यस और नो बताइए। तो एक्सपेंस की अलाउबिलिटी जो होगी वो कब होगी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन होगी अक्रूवल बेसिस पर, या एक्सपेंस की अलाउबिलिटी उस पॉइंट पर होगी जिस पॉइंट पर वो एक्सपेंसेस असल में जो है वो पे हो जाएंगे, एम्प्लॉय को वो अमाउंट्स पे कर दिए जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी तो अभी हमारा सारा डिस्कशन जो है वो पे करने वाले के लिहाज से है, रिसीव करने वाले के लिहाज से नहीं है। क्योंकि रिसीव करने वाले के लिहाज से हम इनकी बात सैलरी में कर चुके हैं, अगर आप ये बात समझ सकते हैं तो। ठीक है, तो नाउ क्या लिखा हुआ आ गया? कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव ग्रेच्युटी and superannuation fund is allowable tax expense on accrual basis। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव ग्रेच्युटी में और सुपर एनुएशन फंड में, वो टैक्स एक्सपेंस है अलाउबल। कौन सी बेसिस पर? अक्रूवल, मतलब जितना वो पैसा कंट्रीब्यूट करता जा रहा है, यानी असल में क्या होता है, ये फंड होता है, फंड में ये होता है, ये पैसा आपके अकाउंट से उस फंड में मुंतकिल हो जाता है, तो ये कंट्रीब्यूशन कराता है। एक तरह से वो फंड आपके लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट कहलाती है कि भाई वो पैसा आप वहां पे मुंतकिल कर देते हैं। एम्प्लॉयज के लिए वो आप फंड क्या कर रहे होते हैं? मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब हो ये रहा होता है कि जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फंड फंड के अंदर, उतनी ही आप अपने पास एक एंट्री बना रहे होते हैं, ग्रेच्युटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेच्युटी पेएबल क्रेडिट। जितना अमाउंट आपने फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया उतना ही आपने एम्प्लॉय को पे करना है, और उसको पे करने की लायबिलिटी आप पर क्या हो रही है? ड्यू हो रही है। तो आप अभी उस अमाउंट को पे नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूट करने के साथ ही आप उसको एक्सपेंस मानकर उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। यस और नो? तो इस तरह समझ लें, आपको समझाने के लिए एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, जरूरी नहीं एग्जैक्ट उसकी अकाउंटिंग जो इस तरीके से चल रही हो, लेकिन एक तरह से कि भाई ये आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया फंड में, तो ये फंड डेबिट हो गया, और कैश या बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। फंड या कोई अकाउंट डेबिट हो गया, और जितना अमाउंट आपने फंड में कंट्रीब्यूट किया उतने अमाउंट से आपने क्या किया? आपने अपने पास एंट्री पास की है, ग्रेच्युटी एक्सपेंस डेबिट और ग्रेच्युटी पेएबल क्रेडिट, कि भाई जितना अमाउंट मैंने फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया है उतना अमाउंट मुझ पर पे करना क्या हो चुका है? ड्यू चुका है, जो मैं अभी तो पे नहीं करूंगा, पे करूंगा रिटायरमेंट के वक्त, लेकिन उसको पे करने की लायबिलिटी और उसका एक्सपेंस मैं आज चार्ज कर दूंगा। लायबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और एक्सपेंस को चार्ज करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये जो आपने अक्रूवल बेसिस पर एंट्री बनाई है, जो ग्रेच्युटी प्रोविजन क्रिएट किया है, जो आपने अकाउंट्स में ग्रेच्युटी का एक्सपेंस चार्ज किया है, जो आपने अकाउंट्स में प्रोविडेंट फंड का एक्सपेंस चार्ज किया है, चाहिए एक्सपेंस आपको अलाउ है? चाहिए एक्सपेंस आपको अलाउ है बतौर एक्सपेंस?
तो यस लॉ कहता है कंट्रीब्यूशन, अगर वो कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में है, अगर वो अप्रूव ग्रेचुटी है, या वो अप्रूव सुपर एनुएशन फंड है, तो फिर वो बिल्कुल अलाउ है अक्रूवल बेसिस पर। जैसा वो अकाउंटिंग में एक्सपेंस है वैसा वो टैक्स में एक्सपेंस है, यानी कि इस केस में अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेचुटी एक्सपेंस को, प्रोविडेंट फंड के एक्सपेंस को, सुपर एनुएशन फंड के एक्सपेंस को आपको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर होती है बेटा? रिस्पॉन्स दें प्लीज। अच्छा जी, लेकिन कहता है कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड और अनरिकग्नाइज्ड फंड, अगर फंड अनअप्रूव है या अनरिकग्नाइज है, यानी ग्रेचुटी फंड अनअप्रूव है अनरिकग्नाइज है, is allowable tax expense if the person has made effective arrangement to secure that tax is deducted from any payments made by the fund। तो पैसा जिस फंड में कंट्रीब्यूट हो रहा है, असल में जो फंड है वो असल में क्या है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी जिसको आप पैसा दे रहे हैं। तो अगर वो फंड आपने अप्रूव नहीं करवाया, रिकॉग्नाइज नहीं करवाया, ठीक है, वो फंड आपने अप्रूव नहीं करवाया, रिकॉग्नाइज नहीं करवाया, तो तब भी आपको एक्सपेंस अक्रूवल बेस पे अलाउ हो जाएगा। बस उसकी शर्त है, वो शर्त ये है कि जब वो फंड मैनेजमेंट कंपनी रिटायरमेंट के वक्त आपके एम्प्लॉइज को पेमेंट करे तो उस पर टैक्स विदहोल्ड करे। ठीक है, अभी हमें कैसे पता लगेगा जनाब कि वो पेमेंट जब होगी तो उसको करते वक्त वो कंपनी, अब जरा समझिएगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझा दो, ये थोड़ी टेक्निकल बात है। आप एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आप यूनिलीवर हैं, यूनिलीवर कंपनी के तौर पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनके रिटायरमेंट फंड्स को मैनेज करने के लिए आपने एक और कंपनी फॉर्म कर दी है जो कि आपसे अलग एक लीगल और सेपरेट एंटिटी है। इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजमेंट कंपनी आपको अलग से फॉर्म करनी पड़ेगी जो एम्प्लॉयज के फंड्स को मैनेज करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा जा रहा है आपकी जेब से वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी की जेब में जा रहा है, लीगली दे आर सेपरेट कंपनीज। और वो दूसरी कंपनी क्या करेगी, जो पैसा आपको उसको मिलेगा वो उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी और फिर उससे प्रॉफिट कमाएगी। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो अब वो फंड मैनेजमेंट कंपनी है, जो फंड उसने स्टैब्लिश किया है वो अप्रूव भी हो सकता है और अनअप्रूव भी हो सकता है। अगर वो अप्रूव्ड है तो फिर तो जैसा अकाउंटिंग में एक्सपेंस चार्ज हुआ है, अच्छा अब एक्सपेंस किसने चार्ज किया होगा, यूनिलीवर। पैसा कंट्रीब्यूट कहाँ हुआ होगा, उस फंड में, उस दूसरी कंपनी को। तो हम उस कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं कि बतौर एम्प्लॉयर हम जो पैसा जिस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर वो अप्रूव फंड है तो फिर हमने जो एक्सपेंस चार्ज किया अपनी बुक्स में बतौर यूनिलीवर, वो हमारे लिए अक्रूवल बेस पे अलाउ होगा, तो हमें उसको एड बैक करने की जरूरत नहीं। नंबर वन। एंड नंबर टू, अगर जो दूसरी कंपनी है वो अप्रूव्ड नहीं है, फंड उसका फंड अप्रूव्ड नहीं है, तो फिर जो कंट्रीब्यूशन हमने किया है जिसको हमने एक्सपेंस चार्ज किया अपनी बुक्स के अंदर बताओ यूनिलीवर, तो वो एक्सपेंस भी हमें अक्रूवल बेस पे अलाउ कर दिया जाएगा। उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि जिस दूसरी कंपनी में आपने कंट्रीब्यूशन दिया था, जब रिटायरमेंट होगी एम्प्लॉय की और वो फंड मैनेजमेंट कंपनी एम्प्लॉय को पैसे वापस करेगी, तो क्या वो पैसे वापस करते वक्त टैक्स विदहोल्ड करेगी? अगर टैक्स विदहोल्डिंग का इफेक्टिव अरेंजमेंट मौजूद है तो फिर आपको बतौर यूनिलीवर वो एक्सपेंस अक्रूवल बेस पे अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर विदहोल्डिंग टैक्स का इफेक्टिव अरेंजमेंट मौजूद नहीं है तो फिर आपको वो एक्सपेंस अक्रूवल बेस पे अलाउ नहीं होगा, बल्कि उस टैक्स ईयर में अलाउ होगा जिस टैक्स ईयर में वो फंड आपके एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अनअप्रूव्ड फंड allowability of expense is accrual basis if there is effective arrangement of tax. If there is no effective arrangement of tax in case of unapproved or unrecognized fund, then expense shall be allowed on payment basis.
इस चीज को अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर क्या आ गया, FBR Circular 11 of 1980, gratuity that is not allowed on accrual basis shall be allowed when payment is made to an employee. The said FBR circular is applicable in the following cases: approved or unapproved gratuity scheme, ठीक है, unapproved gratuity fund where effective arrangement of for tax deduction at uh, source does not exist, ठीक है जी। अब ये देखें बेटा, इसमें 3 सिचुएशन बन गई हैं। पहले तो आप क्या करें, फंड और स्कीम को अलग कर दें, मतलब यानी इस तरह समझे, मैं आपके सामने इसकी एक क्या कहते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं, या इसका स्केच बना लेते हैं। ग्रेचुटी, पहले आप ग्रेचुटी को ब्रेक करें 2 हिस्सों में। और वो 2 हिस्से क्या है, एक है फंड और एक है स्कीम। फंड के कर दिए हमने 2 हिस्से, और 2 हिस्से क्या हैं, अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड, अनअप्रूव्ड। ठीक है जी। तो अप्रूव वाले केस में एक्सपेंस अलाउ है अक्रूवल बेसिस पर विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। और अनअप्रूव वाले केस में एक्सपेंस अलाउ है अक्रूवल बेसिस पर if there is effective arrangement of tax और पेमेंट बेसिस पर if there is no effective arrangement of tax, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा सिंपल है कि ग्रेचुटी अगर क्या है, फंड है तो फंड अप्रूव है, जैसा एक्सपेंस अकाउंटिंग में वैसा एक्सपेंस बनेगा। ग्रेचुटी अगर अनअप्रूव है तो जैसा एक्सपेंस अकाउंटिंग में है वैसा ही टैक्स में रहेगा। बस शर्त ये है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है जब वो उसकी पेमेंट करेगी तो टैक्स विदहोल्ड करेगी। अगर इस बात का इफेक्टिव अरेंजमेंट, ऐसी कोई पॉलिसी उनके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है कि वो टैक्स विदहोल्ड करती है, ऐसी पॉलिसी मेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सपेंस जैसा अकाउंटिंग में चार्ज हुआ है वैसा टैक्स के लिए एक्सपेंस है। लेकिन अगर ग्रेचुटी फंड है वो अनअप्रूव्ड है लेकिन कोई इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं है, तो फिर एक्सपेंस डिसअलाउ जाएगा, उसको एड बैक कर देंगे। जो प्रोविजन आप बनाते जा रहे हैं उसको एड बैक करें और उसको फिर आप लेस करें उस साल में
जिस साल में आप उस फंड से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, और अगर स्कीम है, चाहे वो अप्रूव्ड हो चाहे वो अनअप्रूव्ड हो, उसका एक ही ट्रीटमेंट है, उसमें पेमेंट बेसिस पे एक्सपेंस अलाउ होगा। तो इसका मतलब स्कीम वाले केस में तो आपने लाजमी क्या करना है, एक्सपेंस को एड बैक करके पेमेंट लेस करवानी है। अब एग्जामिनर स्कीम के साथ अप्रूव्ड लफ्ज इस्तेमाल करके आपको गुमराह कर सकता है, तो ख्याल ये रखना है कि अप्रूव का लफ्ज फंड के साथ इस्तेमाल हुआ हो। अगर अप्रूव का लफ्ज स्कीम के साथ इस्तेमाल होगा तो आपको ये चीज कोई फायदा नहीं देगी, क्योंकि चाहे स्कीम अप्रूव्ड हो या अनअप्रूव्ड हो, उसमें एक्सपेंस अलाउ होगा पेमेंट बेसिस पर, उसमें अक्रूवल बेस अकाउंटिंग अलाउ नहीं होगी ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड वाले केस में। तो उम्मीद करता हूं कि इस चार्ट से आपको ये बात अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। यस और नो, आप मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या गया, इफेक्ट ऑफ द एफबीआर सर्कुलर ऑन द टैक्स कैलकुलेशन इज एज अंडर। तो क्या होगा बेटा, दो केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको एक्सपेंस अलाउ होगा पेमेंट बेसिस पर, एक अप्रूव या अनअप्रूव स्कीम हो, ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें आपको एक्सपेंस एड बैक कर देना है, और जो पेमेंट हुई है किसी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पर वो लेस कर देनी है ड्यूरिंग द ईयर। और अगर अनअप्रूव ग्रेचुटी है और इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, तब भी आपको अक्रूवल बेस पे अलाउ नहीं होगा, तब भी आपने क्या करना है, एक्सपेंस एड बैक कर देना है, और जो पेमेंट किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हुई है क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। तो it means that expense in the above case is allowable tax expense on payment basis। तो जो दो केस आपके सामने बन रहे हैं, उन दो केसेस के अंदर एक्सपेंस अलाउ होगा पेमेंट बेसिस पर। तो सर अगर एग्जामिनर अनअप्रूव ग्रेचुटी बोले, अगर एग्जामिनर अनअप्रूव ग्रेचुटी बोले तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि देयर इज इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना है। अच्छा, फाइन और पेनल्टी के बारे में आपके सामने जो है वो स्टेटमेंट पहले भी आ चुकी थी कि ऐसी तमाम फाइन्स और पेनल्टीज जो वायलेशन ऑफ लॉ के तहत पे की गई हैं और रूल्स और रेगुलेशन के तहत पे की गई हैं, वो सारी की सारी क्या है, इनएडमिसिबल है। तो अगर एफबीआर आपको टैक्स पे डिफॉल्ट करने पर कोई पेनल्टी या फाइन लगाता है, तो क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ के तहत लगने वाली पेनल्टी नहीं है? यस है। एसईसीपी जो है वो कंपनी के ऊपर फाइन या पेनल्टी लगाता है रेगुलेशंस फॉलो ना करने की बिना पर, तो क्या ये फाइन या पेनल्टी नहीं है? एक इदारा है पाकिस्तान में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ कंपनीज एक दूसरे के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट कंपेन चलाती हैं, उसमें वो इस कदर गिर जाती हैं कि वो एक दूसरे के ब्रांड्स का नाम यूज करना शुरू कर देती हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। तो ये इदारा जो है वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि अनफेयर कंपटीशन ना हो, फेयर कंपटीशन हो। तो जहां दिखता है कि वो इदारा अनफेयर कंपटीशन कर रहा है, उसके ऊपर ह्यूज फाइन और पेनल्टीज लगा दी जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब एक बंदा आई कैप का मेंबर है, उसके ऊपर आई कैप की रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है, एक ऑडिट फर्म है, तो अगर ऑडिट फर्म आई कैप की रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी तो आई कैप के पास इख्तियार है कि उसे पेनल्टी लगाए। तो जो भी पेनल्टी पे होगी अंडर द वायलेशन ऑफ लॉ, वो अकाउंट्स में तो एक्सपेंस बन गई होगी, लेकिन टैक्स में बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी, आप उसको एड बैक कर दें। हाँ, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पेनल्टीज है, कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस वगैरह हो गया, वो आपको अलाउ हो जाते हैं। अगर आप बिल पे करने में लेट हो गए तो बिल पे डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, वो आपको अलाउ हो जाता है। तो ऐसी पेनल्टीज या फाइन्स जो वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से आप पे लगाई जाती हैं, वो आपको डिसअलाउ कर दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ पेनल्टीज और फाइन्स जो आपको अलाउ कर दी जाएंगी, वो क्या है? Any fine or penalty for the violation of any law, rule, or regulation is not admissible. Certain penalties are allowable tax expense, which are not for the violation of any law, rule, or regulation.
पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट और लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बैंक को लेट पेमेंट करते हैं लोन की, उस पर पेनल्टी लगी है या इंटरेस्ट लेट इंटरेस्ट पे करने में लगती है, तो वो आपके लायबल एक्सपेंस। डैमेज टू कस्टम अथॉरिटीज, आपको कस्टम से अपनी प्रोडक्ट जो है एक वक्त मुकर्रर वक्त में क्लियर करवानी होती है, तो अगर वो क्लियर ना हो, वो कस्टम के पास पड़ी रहे, तो कस्टम क्या करता है, आपसे डैमेज वसूल करता है, वो डैमेज आपके लिए लायबल एक्सपेंस है। लेट पेमेंट सरचार्ज विजिटे बिल्स, वही जो बिल्स के ऊपर पेएबल आफ्टर ड्यू डेट जो अमाउंट होता है, उसमें सच जो अमाउंट इजाफी होता है उसको डिफॉल्ट सरचार्ज बोलते हैं, वो अगर आप पे करते हैं तो वो भी आपके लायबल एक्सपेंस है। इस तरह जो डैमेजेस आते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी आपको अलाउ है, इनका आप एक्सपेंस क्लेम कर सकें। तो ऐसी पेनल्टीज और फाइन्स जो अंडर वायलेशन ऑफ लॉ होती हैं, वो आपको बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं है, उनको आप एड बैक कर देंगे। ठीक है, अब आप बताइए, जब आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस माइनस करेंगे, तो उसमें से आप बिजनेस के एक्सपेंस माइनस करेंगे या घर के खर्चे भी माइनस करेंगे, पर्सनल एक्सपेंस भी माइनस करेंगे। तो क्या पर्सनल एक्सपेंस अलाउ है अपनी इनकम में से माइनस करना? जवाब दें। बिजनेस के रेवेन्यूज में से बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस होंगे ना। घर का रेंट माइनस होगा या बिजनेस का रेंट माइनस होगा? बिजनेस के जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुआ है वो माइनस होगा या पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंस माइनस होगा? आप उम्रे पे गए, आप उम्रे पे गए, तो जो उम्रे के खर्चे हैं वो आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस से माइनस कर सकते हैं। जवाब दें। लेकिन अगर एक बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को उम्र पे भेजा, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहता है भेजा ना बेटा, तो वो आपका एक्सपेंस हो सकता है बिजनेस का, बिल्कुल। तो ख्याल रखना यार, पर एक्सपेंस जो हो वो पर्सनल नेचर का ना हो। या अगर किसी की जात पे खर्च हो रहा है लेकिन हो इसलिए रहा है क्या, जैसे इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, वो एम्प्लॉयज पे खर्च तो हो रहा है, लेकिन उसके खर्च होने की वजह बिजनेस ही है ना, मीटिंग्स ही है ना, उनको लेजर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ही है ना। ये तमाम बातें इसमें फॉलो करती हैं। एनी पर्सनल एक्सपेंस by the taxpayer is not admissible. However, any asset, car given to employee को ठीक है जनाब, देखिए